दोस्तों हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक ऐतिहासिक और मशहूर देश के जिसको यमन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं हूती बागियों का देश, उन्हीं हूती लोगों का मुल्क कि जिन्होंने आजकल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद पहले तो इन लोगों ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर बाद में जब इनको ये रियलाइज हुआ कि इनकी ज्यादातर मिसाइल्स को बीच में मौजूद सऊदी अरबिया के द्वारा रोक लिया जा रहा है, इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, तो फिर इन्होंने बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर की मदद से रेड सी के इलाके से इजराइल से जुड़ा हुआ पूरा एक जहाज ही हाईजैक कर लिया। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है, यमन और हूती लोगों की सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक ऐतिहासिक और मशहूर देश के जिसको यमन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं हूती बागियों का देश, उन्हीं हूती लोगों का मुल्क कि जिन्होंने आजकल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद पहले तो इन लोगों ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर बाद में जब इनको ये रियलाइज हुआ कि इनकी ज्यादातर मिसाइल्स को बीच में मौजूद सऊदी अरबिया के द्वारा रोक लिया जा रहा है, इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, तो फिर इन्होंने बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर की मदद से रेड सी के इलाके से इजराइल से जुड़ा हुआ पूरा एक जहाज ही हाईजैक कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा, मगर इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा इन्होंने अब तो और भी ज्यादा जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यमन की इसे एक छोटी सी शक्ति की तरफ से इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को ललकारना, धमकाना और इवन उनके ऊपर अटैक करना तो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था ही, मगर उससे भी ज्यादा जिस चीज ने पूरी दुनिया को चौंकाया वो था दरअसल अमेरिका का खामोश रहना। हर कोई यही सोच रहा था और शुरू से ही हर किसी के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि आखिर अमेरिका इन हूतीस का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, आखिर इनके सामने खामोश क्यों खड़ा है, आखिर वो कौन सी चीज है और वो कौन सा डर है कि जो अमेरिका को हूतीस पर पलटवार करने से रोक रही है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इन हूतीस से मुकाबला करने से या फिर इनके सामने खड़े होने से भी इतना ज्यादा घबरा रहा है। तो दोस्तों इस चीज का जवाब हमको जरा थोड़ा डिटेल में जाकर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो यमन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में मौजूद इस मुल्क को देखिए। ये दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसको जिबूती के नाम से जाना जाता है और जिबूती और यमन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर का फासला है। और ये जो फासला है ये भी कोई जमीनी फासला नहीं है, बल्कि समुद्र का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा एरिया है। और यही वो छोटा सा समुद्र का इलाका है कि जिस पर न सिर्फ हमेशा पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है, बल्कि यही इलाका जिबूती और यमन को भी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। यमन की तो आगे हम लोग बात करेंगे ही, मगर ये जो जिबूती है इसको भी दुनिया की राजनीति के हिसाब से काफी खतरनाक और अहम लोकेशन माना जाता है। यही वजह है कि अगर आप लोग इस देश के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस छोटे से देश में ही अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, चाइना का मिलिट्री बेस भी है, फ्रांस के कई मिलिट्री बेसिस हैं, जबकि यहाँ पर स्पेनिश फौजियों के अड्डे भी हैं, इटली का मिलिट्री बेस भी है, इवन जापान के जिसका दुनिया के किसी और इलाके में मिलिट्री बेस नजर नहीं आता है उसका भी यहाँ पर मिलिट्री बेस मौजूद है। साथ ही साथ रशिया, इंडिया, सऊदी अरबिया जैसे दुनिया के कई ताकतवर और बड़े देश जिबूती की गवर्नमेंट के साथ डील भी कर रहे हैं ताकि उनके देशों के मिलिट्री बेसिस भी यहाँ पर कायम किए जा सकें। और इस हिसाब से अब ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश बन जाता है कि जहाँ पर इतने ज्यादा देशों के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर जिबूती में ही क्यों हैं, आखिर जिबूती में ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों इसका सीधा सिंपल और इकलौता जवाब है समुंदर का वो छोटा सा इलाका कि जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया और जिसको बाबुल मंदेब के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों हमारी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है और स्पेशली एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है वो दरअसल इस 28 किलोमीटर के छोटे से इलाके के बगैर हो ही नहीं सकता है। स्पेशली बात करें अगर तेल और गैस की तो लगभग दुनिया का 10% ऑयल
और जबकि 6% के करीब नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और ये सारा तेल और गैस आता है पर्शियन गल्फ के उसी इलाके से कि जिसके चारों तरफ तेल और गैस से मालामाल देश मौजूद हैं, जैसा कि ईरान, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई वगैरह वगैरह। मगर अगर उसको यूरोप जाना होता है तो फिर उसको इसी छोटे और पतले से समुद्री पॉइंट के जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है, मतलब कि बाबुल मंदेब, उसी से ही हर हाल में गुजर कर जाना होता है। यही वो चीज है कि जो इस छोटे से समुद्री चेक पॉइंट को हद से ज्यादा अहम बनाती है, क्योंकि अगर कभी भी ये छोटा सा समुद्री पॉइंट किसी वजह से ब्लॉक हो गया या इसको ब्लॉक कर दिया गया तो जो यूरोप की पूरी इकोनॉमी है वो जरा सी देर में धड़ाम से नीचे आ जाएगी। क्योंकि यमन वाले इस छोटे से रास्ते के अलावा यूरोप पहुंचने के लिए जो दूसरा रास्ता है वो हद से ज्यादा लंबा है, जिसकी वजह से वक्त तो ज्यादा लगेगा ही साथ मनी और एनर्जी भी लगेगी। और हाँ, यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि वो रास्ता हद से ज्यादा खतरनाक भी है। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया एक तेल से मालामाल देश है, उसकी आधी इकोनॉमी ही तेल पर डिपेंड है। मगर सऊदी अरबिया के लिए परेशानी की बात यह है कि उसके लगभग सारे तेल के भंडार पर्शियन गल्फ की तरफ मौजूद हैं और पर्शियन गल्फ के इस पूरे इलाके पर ईरान की चलती है। ईरान और सऊदी अरबिया क्योंकि एक लंबे वक्त से बड़े दुश्मन रहे हैं तो इसीलिए ईरान हमेशा सऊदी अरबिया को वक्त वक्त पर धमकाता भी रहता था। इन्हीं तमाम चीजों का नतीजा था कि फाइनली सऊदी अरबिया ने अब अपने ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक एक बड़ी पाइपलाइन बनाने का फैसला किया, जिसके जरिए से अब पर्शियन गल्फ के इलाके से निकला हुआ ज्यादातर तेल सऊदी अरबिया पहले इन पाइपलाइन के तहत अपने देश के दूसरी साइड में यानी बॉर्डर पर लेकर जाता और फिर उनको रेड सी में मौजूद जहाजों में भरकर सुएज कैनाल के जरिए से यूरोप के इलाकों में पहुंचा दिया जाता। मगर दोस्तों, तभी सऊदी अरबिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त शुरू हुई कि जब उसकी जंग यमन में मौजूद हुतीज से शुरू हुई। दरअसल यमन के इलाके में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो सऊदी अरबिया ने उस ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया कि जो हुतीज लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। धीरे धीरे हुतीज ताकतवर होते चले गए और उन्होंने यमन की राजधानी सना पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। बस सना पर कंट्रोल हासिल करना था, उसके बाद उन्होंने अपने गुस्से और उन्होंने अपने तमाम हथियारों का रुख अपने दुश्मन के सबसे बड़े मददगार सऊदी अरबिया की तरफ मोड़ दिया। बल्कि इन लोगों ने तो सऊदी अरबिया को कई बार ये धमकियां भी दी कि ये लोग तो उन पाइपलाइंस को भी उड़ा देंगे कि जिसके जरिए से वो अपना ज्यादातर तेल देश की एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचाता है। यकीनी तौर पर यह तो सऊदी अरबिया के लिए एक बड़ी और पूरी तरीके से हिला देने वाली धमकी थी। इसीलिए अब सऊदी अरबिया ने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और उसी डर का ही नतीजा था कि अब सऊदी अरबिया भी यमन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में मौजूद जिबूती नाम के देश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी करने लगा, ताकि अगर कभी भी कोई हद से ज्यादा बड़ा खतरा आ जाए तो फौरन ही मिलिट्री और ताकत के जरिए से हुतीज से निपटा जा सके। तो दोस्तों, अब तक तो आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि आखिर अमेरिका को हुती लोगों से क्या खतरा है और वो चाहकर भी उनके ऊपर बदले की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ये लोग इस पूरे रूट को ही ब्लॉक ना कर दें। उसके अलावा एक और बड़ी वजह सऊदी अरबिया भी है। दरअसल बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि बार बार हमला करने की वजह से अमेरिका तो आपा खो भी चुका था और इन लोगों के ऊपर हमला करना चाहता था, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता था, मगर सऊदी अरबिया ने रोक दिया। क्योंकि सऊदी अरबिया को ये खतरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ खतरा ही नहीं है, इनडायरेक्टली उसको ये धमकी भी मिल चुकी है कि अगर यमन के हुतीज के ऊपर कोई अटैक होता है या कोई बड़ी कार्रवाई के बारे में सोचा जाता है तो यमन के हुतीज डायरेक्ट सबसे पहले सऊदी अरबिया को टारगेट करेंगे। सऊदी अरबिया में जो उसकी तेल की कंपनीज हैं या तेल के बाकी जो ठिकाने हैं या तेल से जुड़ी जो चीजें हैं उनको ही निशाना बनाया जाएगा। इस वीडियो में यमन की जो सबसे बड़ी ताकत हुतियों की है, उन्होंने किस लिए जो है इजराइल के जहाज़ों को टारगेट किया। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक जो है इजराइल निहत्थे गाज़ा के फ़िलिस्तीन के लोगों पर बमबारी करना बंद नहीं करता है तब तक हम किसी भी इजराइल जाने वाले जहाज़ को नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको टारगेट करेंगे और डुबो देंगे। तो उन्होंने उसी दिन से पहले शुरुआत उन्होंने की थी ड्रोन हमले से इजराइल के ऊपर। तो वो जो उनकी मिसाइलें जाती थी तो उनको अमेरिका है उनको सऊदी अरब रोक लेता था। तो उन लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम जो भी इजराइल को जहाज़ सामान लिए जा रहे हैं चाहे किसी भी मुल्क का हो उसको हम नहीं जाने देंगे।
इसके बाद उन्होंने अमेरिका के भी जहाज़ को टारगेट किया, नॉर्वे के जहाज़ को भी टारगेट किया, और अमेरिका इस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वो तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक सऊदी अरब और यूएई उनका साथ नहीं देगा। अब इसके बारे में सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि हम यमन के हूतियों से कोई भी जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हूतियों ने कह दिया है अगर तुमने कोई भी हमला हम पर किया तो सबसे पहले तुम्हारे कुओं को और तुम्हारी पाइपलाइन को, गैस को हम आग लगा देंगे। इसलिए ये दोनों देश जो है डरे हुए हैं। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।